देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। कैसे हैं आप? अगले 1 घंटे तक आपको आपकी फिक्र से जुड़ी हर खबर दिखाएंगे। सबसे पहले हमारे सेगमेंट्स पर जरा गौर करें। शुरुआत होगी न्यूज टॉप 9 से, फिर फिक्र का जिक्र, उसके बाद होगा फिक्रनामा, फिर होगा जानना जरूरी है। फिक्र कल की में बताएंगे कल की बड़ी खबरें क्या हो सकती हैं, और उसके बाद जो है सो दिनेश गौतम के साथ। लेकिन सबसे पहले शुरुआत न्यूज टॉप 9 के साथ। स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना पर जारी नए आंकड़े किए। 24 घंटे में 1336 नए मामले, 705 मरीज ठीक। वहीं देश में कुल मरीजों का आंकड़ा 20,000 के पार। राहत की बात यह है कि पिछले 14 दिन से 61 जिलों में कोई नया केस सामने नहीं आया। महाराष्ट्र में कोरोना से हालात गंभीर, 4,600 से ज्यादा मामले, मरने वालों की तादाद 230 से ऊपर। मुंबई में करीब 2400 लोग पॉजिटिव हैं। दादर पुलिस कॉलोनी में भी एक पुलिसकर्मी संक्रमित। दिल्ली में कोरोना से अब तक 47 की मौत। सीएम केजरीवाल के मुताबिक मृतकों में 80% की उम्र 50 साल के पार थी। नॉर्थ दिल्ली में राशन की दुकान में काम करने वाला हेल्पर निकला पॉजिटिव। इस दुकान से अप्रैल महीने में ही 1673 परिवारों को राशन बांटा गया था। दिल्ली के वीवीआईपी इलाके में भी कोरोना वायरस ने दी दस्तक। लोकसभा सचिवालय के हाउसकीपर का टेस्ट पॉजिटिव। यहां कल से ही कामकाज शुरू किया गया था। वहीं मौसम विभाग के एक कर्मचारी को भी कोरोना से मौत हो गई। कोरोना वायरस को लेकर केंद्र और बंगाल सरकार में ठनी। सीएम ममता ने पहले केंद्रीय टीम को राज्य का दौरा करने पर लगाई रोक, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का हवाला देते हुए निर्देश दिए कि राज्य सरकार अच्छा व्यवहार करे। उत्तर प्रदेश में जमातियों की लापरवाही से मामले बढ़कर 1294 पहुंचे। रायबरेली में 31 जमाती पॉजिटिव। सहारनपुर में 54 विदेशी जमातियों को क्वारंटीन में के बाद जेल भेजा गया। प्रयागराज में भी 2 मस्जिदों से 19 जमाती पकड़े गए। पाकिस्तान के वजीर आजम पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। इमरान खान हाल ही में कोरोना पॉजिटिव शख्स से बिना ग्लव्स और मास्क के पहने मिलते हैं। उन्होंने अपने हाथों से 1 करोड़ का चेक भी लिया था। फिलहाल डॉक्टरों ने उनके सैंपल ले लिए हैं, रिपोर्ट का इंतजार है। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 25 लाख पहुंच गया है। 1,71,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। अकेले अमेरिका में 42,000 से ज्यादा मौत, और संक्रमित मरीजों की तादाद 7,94,000 के पार। इटली में मौत का आंकड़ा 24,000 को पार कर गया। कोरोना वॉरियर्स को लेकर उड़ीसा सरकार का बड़ा ऐलान। महामारी से मौत होने पर राज्य सरकार शहीद का दर्जा देगी। मृतक का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। साथ ही सभी योद्धाओं को 50 लाख का इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। चलिए अब कोरोना का संपूर्ण विश्लेषण शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज आपकी फिक्र की कौन कौन सी खबरें हैं। कोरोना का किलर प्लान लीक हो गया है। इन्फेक्शन के दी एंड की डील आपके सामने होगी। अब वायरस ही वायरस को मारेगा, कोरोना अपने ही क्लोन से हारेगा। रैपिड टेस्ट पर क्यों मचा घमासान? कहां डॉक्टर हुए बेबस और कहां सरकार है परेशान? अगर घर से बाहर जाना मजबूरी है तो जाएं, लेकिन लौटकर साथ काम करना जरूरी है, क्योंकि सवाल आपके परिवार की सुरक्षा का है। कोरोना ने आपके घर में एंट्री का नया रास्ता खोजा है। दुकान जा रहे हैं या सब्जी खरीद रहे हैं, भूल कर भी मौत का सौदा मत करिएगा। कोरोना के नाम पर प्राइवेट अस्पतालों में खौफ छाया है। 24 घंटे खुले रहने वाली इमरजेंसी क्यों है लॉक? फिक्र आपकी में आज शुरुआत करते हैं कोरोना के खिलाफ जारी जंग में आई गुड न्यूज से। अच्छी खबर यह है कि देश में कोरोना से रिकवरी का यानी मरीजों के ठीक होने का जो आंकड़ा है उसमें जबरदस्त उछाल आया है। एक दिन में रिकॉर्ड 705 मरीज ठीक हुए हैं। इस वक्त जो आप ये ग्राफ देख रहे हैं, ये मेरे सामने जो ग्राफ आप देख रहे हैं, उसमें पिछले 10 दिनों का कोरोना से रिकवरी का ग्राफ है। ये देखें आप, 10 दिन से कोरोना का रिकवरी का ग्राफ ध्यान से देखें आप। यहां से अगर मैं शुरू करूं 11 अप्रैल से 213, फिर उसके बाद 12 अप्रैल
इधर पे मैं आऊंगा 141, फिर 179 13 अप्रैल को, और यहां पर ठीक मेरे नीचे अगर मैं इस तरफ आऊं 14 अप्रैल को 270, 15 अप्रैल को 183, 260 16 अप्रैल को, 7 अप्रैल को 243, फिर 239 यहां पर, 18 अप्रैल को 19 को 316 और यहां पर 30 अप्रैल को 705। कोरोना से लड़ाई में ये गुड न्यूज है, ठीक हुए रिकॉर्ड मरीज हैं। ये जो ग्राफ है इसको समझे आप, ये हमें उम्मीद देता है। 705 मरीज ठीक हो चुके हैं, मात देकर सही हो गए एक दिन में, यानी 19 अप्रैल को ये आंकड़ा 316 था, मतलब 24 घंटे में दुगने से ज्यादा मरीज ठीक हो गए। ये आंकड़े बताते हैं कि कैसे कोरोना के कहर से हिंदुस्तान मुकाबला कर रहा है। ऐसे ही कुछ और आंकड़े भी हैं जो इस मुश्किल वक्त में अच्छी खबर दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे और कहां कुछ खास जगहों पर कोरोना के खिलाफ लड़ाई को केंद्रित करके उसे पराजित कर सकते हैं। देश में इस वक्त कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई जारी है, उसमें कोरोना पर कहां आक्रमण करना है, ये कुछ आंकड़ों के जरिए समझा जा सकता है। देश में कोरोना के कुल 18,829 केस पाए जा चुके हैं और 601 लोगों की मौत हो चुकी है। 3,286 लोग रिकवर हो चुके हैं। लेकिन पूरे देश के इन आंकड़ों के पीछे छिपे आंकड़ों का विश्लेषण करने पर ऐसे 7 राज्यों का पता चलता है जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई के केंद्र में रखने होंगे। दिल्ली में संक्रमण के कुल केस 2081 हैं, गुजरात में 2066 मरीज हैं, मध्य प्रदेश में 1485 संक्रमित हैं, महाराष्ट्र में 4666 कोरोना पॉजिटिव हैं, राजस्थान में यह आंकड़ा 1628 मरीज का है, तमिलनाडु में कोरोना के 1520 केस हैं, उत्तर प्रदेश में 1184 लोग संक्रमित हैं। इन 7 राज्यों में कुल 14,630 संक्रमित हुए। इस हिसाब से जितने मरीज पूरे देश में हैं, उसके 78% संक्रमित सिर्फ इन 7 राज्यों में हैं। मतलब ये कि कोरोना की काली परछाई सबसे ज्यादा इन राज्यों को ही चपेट में ले चुकी है। साफ है कि कोरोना को हराने के लिए अब इन राज्यों पर पूरा फोकस करना होगा। अब हमें पता है कि युद्ध का केंद्र कहां-कहां है और हमें कहां जोर लगाना है, क्योंकि संक्रमण की तरह ही मौत का आंकड़ा भी यही बताता है कि कोरोना जैसा अदृश्य दुश्मन कहां छिपा हुआ है। दिल्ली में कोरोना की वजह से 47 मौत हो चुकी है, गुजरात में मौत का आंकड़ा 77 है, मध्य प्रदेश में 76 और महाराष्ट्र में 232 लोगों की जान जा चुकी है, राजस्थान में 25, तमिलनाडु में 17 और उत्तर प्रदेश में 18 लोगों की मौत हुई है। मतलब इन 7 राज्यों में 492 मौत हुई है। इस हिसाब से जितनी मौत पूरे देश में हुई है, उसकी 82% मौत यहां हुई। क्लियर है, इस वक्त कोरोना के खिलाफ जंग में ये वो राज्य हैं जो असली युद्ध क्षेत्र हैं। इसलिए कोरोना पर सबसे ज्यादा आक्रामक रुख यही अपनाना चाहिए। यही वजह है कि इन 7 में से 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में कोरोना के बड़े हॉटस्पॉट में जंग की कमान सीधे केंद्रीय टीमों के हाथ में सौंप दी गई है। चौथा राज्य जहां केंद्र ने दखल दिया है वो है पश्चिम बंगाल। उसकी वजह क्या है वो भी हम आपको आगे बताएंगे। देश में संक्रमण और मौत के आंकड़ों के जरिए अभी हमने आपको जो बातें बताई, वही कहानी कुछ और आंकड़े भी बयां करते हैं। बताते हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई अब क्यों और कहां केंद्रित होनी चाहिए, जिसका इशारा डबलिंग रेट से मिल गया है। ये देख रहे हैं आप, हम बार बार भारत का जिक्र कर रहे हैं। डबलिंग रेट मतलब कोरोना कैसे केस जो है वो दुगने होने की रफ्तार, जिसके ताजा आंकड़ों से हमें अब करीब करीब ये पता चल गया है कि कोरोना को हराने के लिए देश के किन किन हिस्सों पर ज्यादा फोकस करना है। सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश को बताया कि 18 राज्यों में कोरोना के संक्रमण की डबलिंग रेट नेशनल एवरेज से बेहतर हो गई है। इससे पता चलता है कि इन राज्यों में कोरोना के खिलाफ लड़ाई सफल होती दिख रही है। डबलिंग रेट ऑफ केसेस, जिसका मतलब है कि कितने दिनों में टोटल केस काउंट डबल हो रहा है, उसको हम अलग अलग इंटरवल्स पर कैलकुलेट करते हैं और जिसके तहत हमने पिछले 7 दिनों के डबलिंग रेट के बेसिस पे जब कैलकुलेट किया तो देखा कि इंडिया का डबलिंग रेट लॉकडाउन से पहले जो 3.4 था, अब वह इंप्रूव होकर 7.5 हो चुका है। जैसा आपने सुना कि देश में कोरोना के डबलिंग रेट का एवरेज 7.5 दिन है।
मतलब ये कि जहां केस डबल होने में 7.5 दिन से ज्यादा लग रहे हैं, वहां हालात थोड़ी बेहतर हैं। जहां 7.5 दिन से पहले केस दोगुने हो रहे हैं, वो जगह चिंता का सबब है, क्योंकि हमें पता है कि किन राज्यों में डबलिंग रेट 7.5 दिन से कम है। इसलिए अब यह तय कर पाना आसान है कि कहां कहां आक्रामक होकर कोरोना को और कमजोर किया जा सकता है। अब देखते हैं वो कौन से बड़े राज्य हैं जहां डबलिंग रेट 7.5 दिन से कम है। महाराष्ट्र में 7 दिन में केस डबल हो रहे हैं। गुजरात की बात करें तो यहां सिर्फ 4 दिन में केस दोगुने हो रहे हैं। राजस्थान में 7 दिन का वक्त लग रहा है। मध्य प्रदेश में 6 दिन में केस डबल हो रहे हैं। उसी तरह उत्तर प्रदेश में 6 दिन का समय लग रहा है और पश्चिम बंगाल में 6 दिन में केस दोगुने हो रहे हैं। अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में डायरेक्ट दखल देने का फैसला क्यों किया। हालांकि पश्चिम बंगाल में संक्रमण के आंकड़े और बड़े राज्यों के मुकाबले कम है, सिर्फ 392 है, लेकिन डबलिंग रेट नेशनल एवरेज से कम है। और एक बड़ा प्रदेश होने की वजह से जोखिम बड़ा है, क्योंकि कोलकाता दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से एक है। और तो और पश्चिम बंगाल के बारे में कहा जा रहा है कि यहां पर सही आंकड़े पेश नहीं किए जा रहे हैं। तो डबलिंग रेट क्या है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक तो ठीक है, क्योंकि पता चल गया है कि किन राज्यों में किन जगहों पर कोरोना के खिलाफ लड़ाई तेज करनी है। आपको भी लग रहा होगा कि हर जगह पूरी ताकत झोंक दी जाएगी, लेकिन एक राज्य ऐसा है जहां ऐसा नहीं हो पा रहा है। वो राज्य है पश्चिम बंगाल, जहां ममता बनर्जी हैं कि अपने आगे किसी की बात मान ही नहीं रही, कोरोना में भी राजनीति कर रही है। कोरोना काल में केंद्र की 10 सदस्यीय टीम बंगाल पहुंची है। केंद्र ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हावड़ा, मेदिनीपुर पूर्व, उत्तर 24 परगना, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी ये 7 जिले ज्यादा संवेदनशील हैं, क्योंकि यहां पर लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, जिसकी जांच करने और उसे दुरुस्त करने के लिए इन 7 शहरों में केंद्र की 2 टीमें सोमवार को ही पहुंच गई थी। लेकिन दीदी के तेवर इतने तल्ख हैं और ऐसे बर्ताव कर रही हैं मानो तानाशाही हो। We also met the Chief Secretary last evening at 6 p.m. at Navarna, where we were assured that today we will again have a meeting and we will be going out for taking around. But today we were informed that there are some issues and we will not be going out. सुना आपने, बंगाल पहुंची केंद्र की इंटर मिनिस्ट्रियल टीम के साथ क्या हो रहा है। ये बीएसएफ का वो गेस्ट हाउस है जहां केंद्रीय टीम एक तरह से नजरबंद है। केंद्रीय टीम का आरोप है कि ममता सरकार बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है। ये सारा रवैया देखते हुए सवाल उठ रहे हैं कि ममता बनर्जी कुछ छुपा तो नहीं रही, क्योंकि ममता सरकार पर लॉकडाउन के बीच मजहबी जलसों के लिए छूट देने का इल्जाम लग चुका है। मस्जिद के आसपास बाजार खुलवाने का भी आरोप है। इसके अलावा कोरोना से जुड़े सही आंकड़े नहीं देने और केंद्र से तालमेल नहीं बिठाने का भी आरोप है। 8 तारीख को पहली बार राज्य का मुख्य सचिव मेरे से मिला। यह सरकार का मेरे से पहला संपर्क था। वो मेरे साथ 2.5 घंटे रहे। मैंने बहुत गंभीरता से उन सब बातों का उनके साथ शेयर किया और मैंने कहा, राज्य में लॉकडाउन प्रोटोकॉल को आप हैवीली कंप्रोमाइज कर रहे हैं। आपने जो एक्सेप्शंस दिए हैं वो कम्युनल ओरिएंटेड हैं। ममता सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सवालों का जवाब देने के बजाय वो शुद्ध देसी सियासत कर रही हैं। सभी स्टेट्स जैसे कि बंगाल इस वक्त कोरोना से लड़ रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोरोना नहीं बल्कि स्टेट से लड़ रही है। सवाल यह है कि केंद्रीय टीम पहुंचने से सिर्फ बंगाल में ही इतनी बेचैनी क्यों है? क्योंकि बंगाल के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी केंद्रीय टीमें भेजी गई हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ममता बनर्जी के अलावा बाकी किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने इस कदम का विरोध नहीं किया। उल्टा हर जगह पूरा सहयोग मिल रहा है। अब यह सब देखकर यह क्यों ना मान लिया जाए कि ममता बनर्जी लॉकडाउन पर राजनीति कर रही हैं और यही वजह है कि केंद्र ने पश्चिम बंगाल सरकार को
सख्त हिदायत दी है कि पश्चिम बंगाल में जो टीमें कोलकाता और जलपाईगुड़ी गई हैं, उनको राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन से सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। उनको क्षेत्र का विजिट करने से रोका जा रहा है। ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी केंद्र सरकार के आदेशों का उल्लंघन है। गृह मंत्रालय ने आज राज्य सरकार को पत्र लिखकर यह निर्देश दिया है कि वे गृह मंत्रालय के 19 अप्रैल 2020 के ऑर्डर का पालन करें, सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करें। कोरोना पर राजनीति मत कोरोना। कुल मिलाकर बात इतनी है कि कोरोना काल में दीदी को सियासी दंगल नहीं करना चाहिए, बल्कि कोरोना को हराने के लिए इस वक्त सियासत को ताक पर रखकर केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। कोरोना वैसे भी बहुत हाहाकार मचा रहा है। अगर सब एकजुट नहीं रहे तो हालात और खराब होंगे। डॉक्टरों का, वैज्ञानिकों का मनोबल कमजोर होगा जो कोरोना से लड़ने का इलाज खोज रहे हैं। अब देखिए ना, वायरस से इंसानी जान बचाने वाली एक गुड न्यूज सामने आई है, यानी वैज्ञानिक और डॉक्टर एकजुट होकर अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं। और ये गुड न्यूज भारत से ही सामने आई है। इस वक्त दुनिया में कोरोना से लड़ने के लिए एक हथियार प्लाज्मा से एंटीबॉडी का विकास करना है। भारत के कई राज्यों ने प्लाज्मा ट्रायल शुरू कर दिया है। इसी के सहारे कोरोना के खिलाफ जंग जीतने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए इस वक्त प्लाज्मा थेरेपी से बड़ी उम्मीदें हैं और भारत में भी इसकी जरूरत को देखते हुए ट्रायल शुरू हो गए हैं। गुजरात के अहमदाबाद की स्मृति ठक्कर वो महिला हैं जिन्होंने इस थेरेपी के लिए अपना प्लाज्मा डोनेट भी किया है। I thank Smriti Thakkar for donating plasma at our center, Department of IHBP, BJ Medical College and Civil Hospital, Ahmedabad. She is the first donor, convalescent donor for plasma therapy in Gujarat, and I congratulate her and her parents also who have permitted her to donate. And I also request the other patients who have been recovered from COVID that they should come forward and donate plasma. यानी गुजरात में इस नाजुक हालात के बीच संक्रमितों के इलाज के लिए प्लाज्मा चढ़ाकर इलाज करने का फैसला लिया जा चुका है। अब कोरोना संक्रमित मरीजों की रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाकर उन्हें इस महामारी के मुंह से निकालने की कोशिश होगी। इसके पहले केरल में इस तरह का ट्रायल भी हो चुका है जो सफल रहा। इसके अलावा दिल्ली में भी 2 मरीजों पर प्लाज्मा ट्रायल हुआ। इनमें से एक मरीज की स्थिति में इतना सुधार आया कि उसे वेंटिलेटर से हटा लिया गया है। 14 तारीख रात को प्लाज्मा का ट्रीटमेंट लिया और उसके बाद अगले 2-3 दिनों में उनका जो ट्रेंड था वो पॉजिटिव ट्रेंड रहा। ग्रेजुअली उनकी ब्लड की रिपोर्ट्स बेटर हुई, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहा, कॉन्शियसनेस लेवल बेटर हुई और जो वेंटिलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कम होती गई। और हम 18 तारीख को सैटरडे मॉर्निंग उनको सक्सेसफुली वीन ऑफ करके वेंटिलेटर से निकाल पाए। कोरोना संक्रमण से मुक्ति पाने के लिए अब ICMR यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने भी प्लाज्मा थेरेपी से मरीजों के इलाज के लिए ट्रायल की अनुमति दे दी है। अब तमाम राज्यों की सरकारें भी केंद्र सरकार के प्रोटोकॉल के आधार पर इस तकनीक पर काम कर रही हैं। हमने रेड क्रॉस के अपने वॉलंटियर्स को कहा है कि वो जो कोविड से प्रभावित लोग हैं और जो ठीक होकर घर आ गए हैं उनको काउंसलिंग भी करें और उनको मोटिवेट भी करें ताकि वो अपना ब्लड डोनेट करें और उनके प्लाज्मा का इस्तेमाल कोविड के गंभीर हमारे मरीजों के लिए किया जा सके। केरल देश में पहला राज्य है जिसने प्लाज्मा थेरेपी को अपनाया। केरल में ही एक मरीज प्लाज्मा थेरेपी से रिकवर भी हुआ। गुजरात में भी अब प्लाज्मा ट्रायल शुरू हो चुका है। दिल्ली में मैक्स अस्पताल में प्लाज्मा का ट्रायल कर लिया गया है। दिल्ली के जिन 2 मरीजों पर इसका इस्तेमाल हुआ उनमें से एक को वेंटिलेटर से हटा लिया गया है। उम्मीद है कि प्लाज्मा थेरेपी के जरिए भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई मजबूत होगी, लेकिन अब तक ये प्लाज्मा ट्रायल के लिए अनुमति प्रोटोकॉल टाइप है। क्लिनिकल ट्रायल के लिए ICMR ने कई संस्थाओं को आमंत्रित किया है। बावजूद इसके मानवीय आधार पर कुछ राज्यों ने इसका ट्रायल कर लिया है। अच्छी खबर है। आपको यह तो समझ में आ चुका होगा कि इस वक्त देश में प्लाज्मा थेरेपी की सख्त जरूरत है।
लेकिन प्लाज्मा थेरेपी है क्या और ये कैसे काम करती है, इसे भी जान लीजिए। ये जानना आपके लिए इसलिए जरूरी है ताकि आप भी कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई के सिपाही बन सकें। जो लोग कोरोना संक्रमण से रिकवर हो चुके हैं वो देश को कोरोना मुक्त करने में मदद कर सकते हैं। जो मरीज कोरोना से हाल ही में उभरे हैं उनके शरीर में मौजूद इम्यून सिस्टम ऐसे एंटीबॉडीज यानी वायरस से लड़ने वाले प्रोटीन बनाते हैं जो माना जाता है कि ताउम्र रहते हैं। ये एंटीबॉडीज ब्लड के प्लाज्मा में मौजूद रहते हैं। इस प्लाज्मा को दवा के रूप में इस्तेमाल के लिए अलग किया जाता है। एंटीबॉडीज निकालने के बाद इन्हें उस नए शरीर में दाखिल किया जाता है जो कोरोना से संक्रमित है। इसे प्लाज्मा डिराइव्ड थेरेपी कहा जाता है और यह एंटीबॉडी शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता को तब तक बढ़ाता है जब तक शरीर खुद इसे तैयार करने लायक ना बन जाए। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो खून में मौजूद प्लाज्मा के अंदर रोग प्रतिरोधी तत्व एंटीबॉडी है। यह उन लोगों के खून से निकाला जा सकता है जो कोरोना वायरस को हरा चुके हैं। यही तत्व दूसरे संक्रमित शरीर में डाला जाता है जिससे उसका शरीर भी कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी बना सकता है। प्लाज्मा थेरेपी काम कैसे करती है यह भी आप समझ चुके होंगे, लेकिन यह प्लाज्मा है क्या, इंसान के शरीर में यह कैसे बनता है और यह हमारे शरीर में क्यों जरूरी है, इसे देखते हैं। प्लाज्मा हिंदी में जिसे प्लाविका कहा जाता है, यह ब्लड में मौजूद पीले रंग का एक घटक है। यह इंसान के अंदर खून की मात्रा में 60% होता है। प्लाज्मा का तकरीबन 90% हिस्सा पानी होता है। प्लाज्मा में प्रोटीन, ग्लूकोज, थक्का जमाने वाला कारक, मिनरल, आयरन, हार्मोन, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। प्लाज्मा में मौजूद यही तत्व एंटीबॉडीज होते हैं। यही वो तत्व इम्यून सिस्टम में रोग प्रतिरोधी क्षमता का निर्माण करते हैं। किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए शरीर के प्लाज्मा में इन तत्वों की जरूरत सही मात्रा में होनी चाहिए। इसीलिए एक ऐसे शरीर से प्लाज्मा लेकर दूसरे शरीर में डाला जाता है जो किसी बीमारी को हरा चुका हो, ताकि दूसरा संक्रमित शरीर भी इन तत्वों के शरीर में आने के बाद इन्हें बनाना शुरू कर दे और बीमारी से मुक्ति मिले। कोरोना से जंग जीती जा सकती है, बस धैर्य और अनुशासन रखना होगा। कोरोना को खाक करने में अभी कई दिक्कतों का सामना करना होगा। सबसे नई परेशानी तो रैपिड टेस्टिंग में सामने आई, जिसके बाद इसे रोका गया। कोरोना को लेकर अब तक सवाल उठ रहे थे कि रैपिड टेस्टिंग क्यों नहीं हो रही, लेकिन अब सवाल रैपिड टेस्ट पर ही है। देश में कोरोना संक्रमितों की जल्द से जल्द पहचान और महामारी कितनी फैली है उसे जानने के लिए रैपिड टेस्ट सबसे मुफीद साधन था, लेकिन अब इसी साधन पर ग्रहण लग गया है। रैपिड टेस्टिंग के बीच 2 दिन की बड़ी रुकावट आई है। कोरोना मुक्ति की उम्मीदों को थोड़ा धक्का लगा है, लेकिन क्या उम्मीदें पूरी तरह टूट जाएंगी या फिर से हम उम्मीद के सहारे आगे बढ़ेंगे? आइए देखते हैं। कोरोना संक्रमण महामारी को रोकने के लिए भारत में रैपिड टेस्टिंग यानी जल्दी जल्दी जांच करने वाले किट की मांग हो रही थी। लंबे इंतजार के बाद देश में किट भी आए, टेस्ट भी शुरू हुए, लेकिन इस तेजी से जांच की प्रक्रिया में अब एक बड़ी रुकावट आ गई है, और वो इसलिए क्योंकि राजस्थान के जयपुर में 100 कोरोना पॉजिटिव का रैपिड टेस्ट किया गया था। इनमें से 95 लोगों की रिपोर्ट रैपिड टेस्ट किट ने नेगेटिव बताई। सिर्फ 5 लोगों की ही रिपोर्ट रैपिड टेस्ट किट में पॉजिटिव आई है। इस टेस्ट रिपोर्ट के बाद रैपिड टेस्टिंग किट पर सवाल खड़े हो गए। राजस्थान की सरकार ने अपनी रिपोर्ट और आशंका के बारे में ICMR को जानकारी भी दी। 168 टेस्ट हमने किए, तो उसका भी रिजल्ट पॉजिटिव केसेस के ऊपर हमने इसको टेस्ट किया, वो 5.4% आ रहा है। फिर कोरिलेशन जब सही नहीं है तो इस टेस्ट को आगे करने में क्या फायदा है? जो टेम्परेचर या और भी गाइडलाइन ICMR की थी उसको हमने राज्य में फॉलो करके ही इसकी टेस्टिंग की है, और उसके बाद के नतीजे हम आपसे शेयर कर रहे हैं। राजस्थान से मिली शिकायत के बाद ICMR ने रैपिड टेस्टिंग पर 2 दिन के लिए रोक लगा दी है। इन 2 दिनों में 8 इंस्टीट्यूट की टीम फील्ड पर जाएगी और इन किट्स की जांच होगी, और अगर इनमें खराबी आती है तो फिर वापस भी भेजा जाएगा। अगले 2 दिन में
हम हमारे 8 इंस्टीट्यूट्स को फील्ड में भेजेंगे और जो किट्स हैं उनमें से वो लॉट्स लेके उसको टेस्ट करके वैलिडेशन करने की कोशिश करें। फील्ड में वैलिडेशन होगा, ये लैब में नहीं होगा। यानी जल्द से जल्द टेस्ट के लिए जिन रैपिड टेस्टिंग किट से राहत मिलनी थी, उन्हीं किट्स के कारण एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। अब तक भारत में कितनी किट्स आई हैं, ये भी जान लीजिए। 16 अप्रैल को चीन से भारत में 5,50,000 रैपिड टेस्टिंग किट्स आई। 18 अप्रैल को भी चीन से 3 लाख रैपिड टेस्टिंग किट भारत के लिए रवाना हुई है। 20 अप्रैल को साउथ कोरिया से करीब 5 लाख टेस्टिंग किट्स रवाना हो चुकी हैं। यानी करीब 13 लाख रैपिड टेस्टिंग किट्स भारत ने ऑर्डर की थी। इनमें साउथ कोरिया की किट्स में अब तक दिक्कत नहीं बताई गई है, लेकिन चीन की किट्स में कमी महसूस की जा रही है, जिससे राज्य सरकारों के सामने भी संकट है। दिल्ली सरकार को 42,000 रैपिड टेस्टिंग किट मिल चुकी है। तमिलनाडु को चीन से आई 24,000 टेस्ट किट मिली है। छत्तीसगढ़ को साउथ कोरिया से 75,000 टेस्ट किट मिलने वाली। पश्चिम बंगाल को भी 7,500 टेस्टिंग किट मिल चुकी है। अब ये समझ लीजिए कि अगर रैपिड टेस्टिंग किट्स को लेकर जो आशंका जताई जा रही है वो सही साबित होती है, तो फिर तमाम राज्यों की उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। लेकिन इन्हीं किट्स से टेस्ट जारी रहता है तो फिर नतीजे उम्मीद से ज्यादा बेहतर होंगे, क्योंकि तकरीबन सभी राज्यों के पास इस वक्त रैपिड टेस्ट किट मौजूद है। रैपिड टेस्ट शुरू हो जाएंगे, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप किसी भी वजह से घर से बाहर जा रहे हैं तो कुछ खास टिप्स अपनानी होंगी। वो टिप्स आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखेंगी, जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। लॉकडाउन में भी कुछ लोगों को घर से दफ्तर के लिए जाना होता है, जिन्हें कोरोना योद्धा कहा जाता है। लेकिन 20 मई से लॉकडाउन में ढील के बाद कई और जगहों पर कामकाज शुरू हो गया है। मतलब कोरोना खौफ के बीच घर से दफ्तर और दफ्तर से घर जाने की फिक्र बढ़ती जा रही है। ऑफिस में आपके लिए क्या कुछ इंतजाम है वो तो आप देख ही रहे हैं। आप मेरे साइड में यहां पर भी देख सकते हैं जो पेंटिंग है, बल्कि ये पेंटिंग नहीं है, कुछ टिप्स हैं जो आपको घर में आकर अपनाने हैं। हम एक एक करके आपको हर तस्वीर में छिपे टिप्स समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको घर से लौटते वक्त क्या कुछ करना चाहिए, आप वो जानिए। कोरोना काल से पहले जब आप दफ्तर के बाद घरों के लिए निकलते थे तो ऐसा तनाव का लबादा साथ नहीं लिपटा होता था। लेकिन आज तन से लेकर मन तक सब कोरोना के फिक्र में ही उलझा है। हमारी और आपकी ये फिक्र सरकार को भी है। इसलिए दिल्ली सरकार ने अपने सारे कर्मचारियों को सुझाव दिया है कि ऑफिस से घर लौटने के साथ ही क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, जो आपके लिए भी काफी अहम है। इस सुझाव के मुताबिक जब आप ऑफिस से निकले तो फोन करके घर में बता दें, ताकि घर का कोई सदस्य आपके पहुंचने के समय मेन डोर यानी मुख्य दरवाजा खोल कर रखे। यह सावधानी इसलिए क्योंकि आप दरवाजे का नॉब या कॉल बेल ना छुएं। दरवाजे के बाहर ही बाल्टी में पानी और वॉशिंग पाउडर या ब्लीचिंग पाउडर घोलकर रखा होना चाहिए। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही आप कार की चाबी, मोबाइल फोन, कलम, सैनिटाइजर बोतल जैसी चीजें घर के बाहर एक बॉक्स में रख दें। इसके बाद बाल्टी में अच्छे से हाथ धोएं, फिर बाल्टी में कुछ मिनट के लिए पैर डालकर खड़े हो जाएं। इसके बाद टिश्यू पेपर और सैनिटाइजर की मदद से बॉक्स में रखी चीजें जैसे मोबाइल फोन, कार की चाबी को सैनिटाइज करें। फिर साबुन और पानी से एक बार और अपने हाथों को धोएं। इसके बाद बिना किसी चीज को छुए घर के अंदर जाएं। घर के अंदर जाते ही आप सीधे बाथरूम में जाएं, जो पहले से खुला हो, और बाथरूम में भी बाल्टी में वॉशिंग पाउडर घुला हो, जिसमें आप अपने सारे कपड़े निकालकर डुबो दें। इसके बाद शैम्पू और साबुन लगाकर अच्छे से नहाएं। नहाने के बाद अपने कपड़े धो लें। फिर इसे हाई टेम्परेचर सेटिंग के साथ वॉशिंग मशीन में रखें और इसे सूरज की सीधी रोशनी में सुखाएं। यह सब करने से आप कोरोना को अपने घर में एंट्री देने से रोक सकते हैं। ये जो टिप्स आपके सामने है, जरा ध्यान से देखें। ये बेसिकली आपको बताने की कोशिश है कि आप क्या क्या करें। इसको देखते जाएं, समझते जाएं। हमने जो टिप्स आपको दिए हैं उन्हें गांठ मान लीजिए। अगर परिवार को महफूज रखना है तो आप जब भी घर से बाहर निकलें तो सावधानी जरूर बरतें। आप उन जगहों पर फोकस करें जहां से कोरोना संक्रमण घर में एंट्री पा सकता है, जैसे सब्जी की दुकान या फिर किराना स्टोर।
कोरोना ने आपके घर में दाखिल होने का नया रास्ता खोज दिया है। आपको सुरक्षित रखने वाली जानकारी हमारे खास सेगमेंट फिक्रनामा में। कोरोना संक्रमण काल में सबसे बड़ी फिक्र है वायरस के लोकल ट्रांसमिशन से बचना। हालांकि इस समस्या से बचने के लिए देश में लॉकडाउन है, लेकिन जीने के लिए जरूरी सामान की आपूर्ति भी जरूरी है, जिसे हम या तो स्टोर्स पर जाकर खरीदते हैं या फिर डोर स्टेप डिलीवरी देने वाली सुविधा लेते हैं। लेकिन सोचिए कि अगर कोई संक्रमित इसी जरूरत को पूरा करने के दौरान संपर्क में आए या फिर जो सामान हम खरीद रहे हैं उसके साथ वायरस हमारे घर तक आए, तो हम क्या कर सकते हैं? यूपी के कोरोना हॉटस्पॉट आगरा में 2 सब्जी विक्रेता कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली के जीवन नगर में भी एक सब्जी विक्रेता कोरोना संक्रमित निकला। दिल्ली और हैदराबाद में पिज्जा डिलीवरी बॉय भी कोरोना पॉजिटिव निकले। एक व्यक्ति से जब हमने बात की, उसने बताया जी मैं फलाने फूड सेंटर में पका हुआ खाना रोज़ देते हैं हम, लंच और डिनर। वो कहता है जी मैं पिछले कुछ दिनों से रोज़ सरकार के फूड सेंटर में जाके खाना बंटवाने का काम कर रहा था। आप सोचो उसने वहाँ कितने लोगों को इन्फेक्ट कर दिया होगा। ये समस्या इस वक्त पूरे देश में है, क्योंकि भले ही लोग घरों में रहकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हों, लेकिन वायरस किसी के जरिए उनके घर तक आ सकता है। इसीलिए जरूरी है कि डोर स्टेप डिलीवरी हो, स्टोर जाना हो या फिर सब्जियां खरीदनी हो, तो हमें एहतियात बरतनी होगी। सबसे पहले डोर स्टेप डिलीवरी में क्या सावधानियां बरतनी हैं, आप इसे जान लीजिए। ऑनलाइन डिलीवरी वाली कंपनियों ने नो कॉन्टैक्ट डिलीवरी का ऑप्शन दिया है। इसे अपनाकर डिलीवरी बॉय के संपर्क में आने से बचा जा सकता है। डिलीवरी बॉय को पार्सल दरवाजे के बाहर आप रखने के लिए कह सकते हैं। डिलीवरी लेते समय पार्सल को अपने हाथ से न छुएं, ग्लव्स का इस्तेमाल करें। डोर स्टेप डिलीवरी में कैश पेमेंट की जगह ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन चुनें। डोर स्टेप डिलीवरी से पहुंचे पार्सल को स्प्रे से सैनिटाइज करें। पार्सल सैनिटाइज करने के बाद हाथों को साबुन पानी से 20 सेकंड तक जरूर धोएं। पार्सल में अगर खाने का सामान हो तो उसे घर में मौजूद साफ बर्तन में पलट लें। पार्सल पैक खाने के सामान को घर में ओवन या फिर चूल्हे पर 1 से 2 मिनट तक जरूर गर्म करें। सामान सैनिटाइज करने या खाना गर्म करने की प्रक्रिया पूरी हो गई हो तो साबुन और पानी से फिर से हाथ धो लें। अगर आप गंभीरता से सावधानियों का पालन करते हैं तो डोर स्टेप डिलीवरी के दौरान भी संक्रमण से बच सकते हैं। ठीक ऐसी ही सावधानी स्टोर से सामान खरीदने और सब्जी फल को खरीदने के दौरान भी बरतना जरूरी है। जरूरी सामान या सब्जी की दुकान पर जाएं तो मुंह पर मास्क लगाकर जाएं। सामान सब्जी या फल खरीदते वक्त दुकानदार से निर्धारित कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाएं। किसी भी सामान को छूने के बाद अपने हाथों से मुंह, नाक और आंख को न छुएं। दुकान पर मुमकिन हो तो डायरेक्ट कैश पेमेंट से परहेज करें। खरीदा गया सामान, सब्जी या फल घर के दूसरे लोगों से दूर रखें। बाहर से लाए गए सामान को स्प्रे से सैनिटाइज करें। सब्जी फल को 10 मिनट तक गुनगुने पानी में डालकर रखें। सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया के बाद अपने हाथों को साबुन पानी से धोएं। सब्जी फल को गुनगुने पानी से निकालने के बाद साफ पानी से भी धोएं। हर प्रक्रिया के बाद हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। सब्जियों और फल को लेकर संक्रमण से जुड़ा एक सवाल ये भी है कि क्या बने हुए खाने से वायरस शरीर के अंदर पहुंच सकता है? इसका जवाब है कि पके हुए खाने में वायरस मर जाता है, इसलिए अगर हाथ साफ हो तो आपको परेशानी नहीं होगी। और आगे बढ़ने से पहले अब आपको दिखाते हैं खबरें पॉजिटिव, वो खबरें जो कोरोना के माहौल में भी उम्मीद की किरण जैसी। नोएडा प्राधिकरण के वॉर रूम को कोरोना संकट से लड़ने के लिए खास तौर से तैयार किया गया है। इस कॉल सेंटर में जनता फोन करके राशन या जरूरी सामान की मांग कर सकती है और शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। कर्मचारियों का कहना है कि यहां रोजाना 2 से 3 हजार कॉल आ रही हैं। नोएडा अथॉरिटी की तरफ से 6 नंबर शुरू किए गए हैं, साथ ही व्हाट्सएप नंबर भी है। इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी ने एक ऐसा टेस्ट किट तैयार किया है जिसके जरिए कोरोना वायरस का सटीक टेस्ट किया जा सकता है। CSIR के साइंटिस्ट डॉक्टर सोविक का मानना है कि अभी तक इस किट से किए गए टेस्ट 100% सही रहे और चीन से मंगाए जाने वाले टेस्ट किट से कहीं ज्यादा सस्ते हैं। झारखंड के हजारीबाग में 2 कोरोना मरीज उपचार के बाद पूरी तरह से ठीक हो गए। उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अस्पताल के कर्मचारियों ने कोरोना मरीजों के इलाज में कार्यरत मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स के सम्मान में जमकर तालियां बजाईं। वहीं ठीक हो चुके मरीजों ने स्वास्थ्य कर्मियों को शुक्रिया कहा।
मुंबई में कोरोना टेस्ट का इनोवेटिव तरीका अपनाया जा रहा है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर कोविड-19 ड्राइव थ्रू कलेक्शन पॉइंट बनाए गए हैं, जहां राहगीरों के रैपिड टेस्ट किए जा रहे हैं। इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट करना है, ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। केरल के अलेप्पी इलाके में गिरीश नाम का ये शख्स हर रोज पुलिस वालों को ऐसे ही पानी और खाने का सामान मुफ्त बांटता है। नारियल तोड़ने वाले गिरीश रोजाना 100 रुपए कमाते हैं और वो ये कमाई पुलिस वालों की सेवा में लगा देते हैं। गिरीश का कहना है कि जो पुलिस वाले जनसेवा में लगे हैं, उनको वो कुछ इस तरह से शुक्रिया कहते हैं। कोरोना संकट के दौरान स्वास्थ्यकर्मी किसी देवदूत से कम नहीं है और इसका सबूत संतोषी मानिकपुरी, जो खुद 8 महीने की गर्भवती। अपनी परवाह किए बगैर संतोषी कोंडा गांव के सरकारी अस्पताल में जनसेवा कर रही हैं। संतोषी का मानना है कि ऐसे मुश्किल वक्त में एक स्वास्थ्यकर्मी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। पॉजिटिव खबरों के बाद अब आपको देश का कोरोना मीटर दिखाते हैं। आपके राज्य में कोरोना का ग्राफ कितना ऊपर हुआ है, सारा अपडेट आपको देने जा रहे हैं। बहुत गौर से देखिएगा, ये तस्वीरें आपके सामने हैं और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भारत की। जरा ध्यान से देखें, अब ये आंकड़ा देखें आप, 15,462 मामले, 641 की मौत हुई है यहाँ पर, और इलाज जो हुआ है उसको समझने की जरूरत है। मैं चाहूंगा थोड़ा इलाज की तरफ हम लोग आए। 3,901 लोगों का ये हम आपको दिखा रहे हैं इलाज हुआ है। इसके बाद अब आगे लेकर जाते हैं, हम आपको महाराष्ट्र का हाल दिखाते हैं। महाराष्ट्र का जो हाल है उसको दिखाने के लिए मैं ज़रा इस तरफ आऊँगा, शुरुआत यहीं से करता हूँ। अगर इलाज की बात की जाए तो 722 लोगों का इलाज हुआ है, 251 की मृत्यु हुई है और 4,245 मामले हैं। महाराष्ट्र बहुत चिंता का विषय है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी काफ़ी चिंता है। उसके बाद हम सीधे दिल्ली की तरफ आते हैं, क्योंकि दिल्ली में एक चिंता का विषय यह है कि जो हॉटस्पॉट नहीं है वहाँ पर कई सारे केसेस आ रहे हैं। तो करीब 1498 47 की मौत और 611 इलाज हो चुका है, स्वस्थ हो चुके हैं। अच्छी बात यह है कि हम लोग का जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत अच्छा है लोगों के इलाज करने में। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, मध्य प्रदेश में कितने मामले सामने आए, ज़रा उसकी तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश में जो मामले हैं वो देखें आप, 1324, 80 की मौत और 148 जो हैं उनका इलाज हो चुका है यहाँ पर। इसके बाद राजस्थान टूरिज्म हब है, और अगर राजस्थान की बात की जाए, टूरिज्म हब है, मैं चाहूँगा थोड़ा सा इसको पुल आउट करें आप। 1404 मामले हैं, 25 की मौत हुई है और इलाज अगर बात की जाए तो 230 लोगों का इलाज हो चुका है। राजस्थान ने हॉटस्पॉट बनाकर काफ़ी तेज़ी से कंट्रोल करने की कोशिश की है। राजस्थान के बाद अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में एकाएक स्पाइक दिखा, वो चिंता का विषय था। 1957 मामले हैं, 80 की मौत हुई है और अगर इलाज की बात की जाए तो 148 का इलाज हो चुका है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, योगी जी बड़ा तेजी से काम कर रहे हैं, कई सारे जोन्स को लॉक किया है। 1179 1179 18 की मौत, 140 का इलाज हुआ है। ये देखें आप। पश्चिम बंगाल, अब यहां पर आंकड़े सही हैं गलत हैं इसको लेकर सवाल है। 304 मामले हैं, 15 की मौत हुई है, 73 का इलाज हो गया है। हमारे साथ बाबुल सुप्रियो थे, उन्होंने कहा कि यहां पर बताया नहीं जा रहा है, आंकड़े ठीक नहीं आ रहे। केंद्रीय टीम वहां पर पहुंची है। तो ये है आंकड़े। क्या आपने नोटिस किया है कि कोरोना की परछाई में वो इमरजेंसी भी बंद हो गई है जो 24 घंटे खुली रहती थी? ऐसा क्यों? देश के अधिकतर डॉक्टर तो हमारी फिक्र कर रहे हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर अगर इलाज करने से मना कर दें या कोरोना वायरस से डर जाएं तो कोरोना के अलावा दूसरी बीमारी से जूझ रहे मरीज कहां जाएंगे? देश के 1-2 राज्य नहीं, इन दिनों कई राज्यों की फिक्र यही है। वहां प्राइवेट डॉक्टरों और अस्पतालों ने मरीजों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। आपके सामने ये 2 तस्वीरें कोरोना काल की हैं। एक तरफ देश के लाखों डॉक्टर्स दिन रात कोरोना मरीजों का इलाज करने में जुटे, घर परिवार से दूर कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे हैं, खासकर सरकारी अस्पतालों में। वहीं हजारों डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो संकट की इस घड़ी में पीठ दिखा रहे हैं। कई राज्यों में प्राइवेट डॉक्टर्स ने कोरोना के डर से प्रैक्टिस बंद कर दिए, नर्सिंग होम बंद कर दिए। जो खुले भी हैं वो मरीजों को पहले कोविड-19 टेस्ट करवा कर आने को कहते हैं।
दिल्ली, मुंबई, बिहार, राजस्थान, बंगाल, झारखंड और ओडिशा ऐसे कई राज्य हैं जहां प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर्स जबरन मरीजों पर कोरोना टेस्ट के लिए दबाव डालते हैं। यहां तक इमरजेंसी में आने वाले मरीजों से भी कहा जाता है कि पहले कोरोना टेस्ट करवा कर आओ, फिर इलाज करेंगे। यह मुंबई के एक प्राइवेट अस्पताल की तस्वीर है। चैम्बूर के इस इलाके में सभी प्राइवेट अस्पताल बंद होने के कारण मरीजों की लंबी कतार लग गई है। यह बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज की तस्वीर है। प्रदेश के जिस अस्पताल में सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा था, मंगलवार को उसमें भीषण आग लग गई। हमने आपको यह तस्वीर इसलिए दिखाई क्योंकि कोरोना संकट के बीच बिहार में प्राइवेट डॉक्टर्स, नर्सिंग होम, क्लिनिक, फार्मेसी और डायग्नोस्टिक सेंटर्स ने अपनी सेवाएं बंद कर दी। प्राइवेट अस्पतालों ने बाहर से आने वाले मरीजों पर पाबंदी और बाहर से आने वाली डिलीवरी पर भी रोक लगा दी। कोरोना काल में प्राइवेट अस्पतालों द्वारा सहयोग नहीं मिलने के बाद अब बिहार सरकार ने प्राइवेट अस्पताल प्रबंधकों को जमकर लताड़ा। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने ट्वीट कर कहा कि राज्य में प्राइवेट अस्पतालों के पास 48,000 बेड्स हैं, जबकि सरकारी अस्पतालों में मात्र 22,000। ओपीडी का 90% काम भी प्राइवेट सेक्टर पूरा करता है, तो प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों का मकसद सिर्फ लाभ कमाना नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिला अधिकारी और सिविल सर्जन ये सुनिश्चित करें कि प्राइवेट अस्पताल, क्लिनिक और नर्सिंग होम में पर्याप्त संख्या में डॉक्टर, पैरामेडिक्स, नर्सों के साथ ही दूसरी तकनीकी और गैर तकनीकी कर्मचारी उपस्थित रहें। हालांकि इसके पीछे प्राइवेट डॉक्टर्स का तर्क कोरोना वायरस का खौफ है। उन्हें डर यह है कि अगर कोई कोरोना मरीज बिना जांच के अस्पताल में आ जाए तो वायरस फैल सकता है, जैसा कि कई अस्पतालों में हुआ भी। अगर हमारे यहाँ से या किसी भी अस्पताल से कोविड पॉजिटिव मरीज को, जिसको हेल्थ केयर वर्कर्स देख रहे हैं, वो हेल्थ केयर वर्कर समाज में भी जा रहे हैं, तो वो भी कम्युनिटी स्प्रेड के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम लोग जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं और या इमरजेंसी हो या इलेक्टिव, उनमें टेस्ट जरूर कराएं। लेकिन इसकी असल वजह दो है। पहला, लॉकडाउन में मरीजों की भीड़ में कमी, जिससे प्राइवेट डॉक्टर्स की कमाई कम हो रही है, और दूसरा, कोरोना से डॉक्टर्स को जान का डर। जाहिर है प्राइवेट अस्पतालों के अघोषित बंद से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। हालांकि अब इस मामले को लेकर कई राज्यों की सरकारें सख्त दिख रही हैं। कुछ जगहों पर प्रशासन के स्तर पर सख्ती दिखाई जा रही है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने पहले ही कहा था कि इमरजेंसी में आने वाले मरीजों का इलाज करने से मना नहीं कर सकते प्राइवेट अस्पताल। ऐसा करने वालों के लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं। तमिलनाडु सरकार ने भी सेवा नहीं देने वाले अस्पतालों को बंद करने की चेतावनी जारी की। अब बिहार में प्राइवेट अस्पतालों और जांच केंद्रों को 24 घंटे में खोलने के निर्देश दिए गए हैं। झारखंड सरकार ने भी प्राइवेट अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। राजस्थान सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों को चेतावनी जारी कर दी। आपको बता दें कि यह मामला केंद्र सरकार के भी संज्ञान में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को फोन, ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया के जरिए ऐसी कई शिकायतें मिली हैं, जिसमें लोगों ने बताया है कि नॉन कोविड मरीज, मतलब जिन मरीजों को कोरोना नहीं है, अस्पतालों ने उनका इलाज करने से भी मना कर दिया। यहां तक कि जिन मरीजों को डायलिसिस की जरूरत थी, जिन्हें खून की कमी थी, यहां तक कि प्रेग्नेंट महिला का भी प्राइवेट अस्पतालों ने इलाज करने से मना कर दिया। हालांकि कोविड और नॉन कोविड दोनों ही तरह के मरीजों के सरकार ने सभी राज्यों को गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। We have already issued detailed guidelines to all the states, wherein what we are saying is, on one side, while we focus on COVID-19 in terms of creation of dedicated COVID-19 health infrastructure, with respect to non-COVID hospitals, all our regular services need to be provided, be it maternal child health, be it dialysis, be it blood-related services or HIV-related cases. All services have to be provided, be it cancer treatment. And what we have also advised states, while these services are provided, required infection prevention management should be ensured. कोरोना संकट के बीच प्राइवेट अस्पतालों से एक चौंकाने वाला मामला मुंबई से भी आया है, और यह बहुत बड़ी फिक्र है। यहां एक मरीज ने कोरोना का इलाज प्राइवेट अस्पताल में करवाया, लेकिन उसके ठीक होने के बाद
अस्पताल ने उसे 12 लाख का बिल थमा दिया है। 12 लाख। हालांकि हेल्थ इंश्योरेंस होने के कारण उसने बिल भर दिया। मतलब यहां एक साथ दो फिक्र। एक तो यह कि प्राइवेट अस्पताल मरीजों का इलाज करने से मना कर रहे हैं, ऊपर से अगर इलाज भी कर रहे हैं तो भारी भरकम बिल के साथ। जरा सोचिए कि भारत जैसे देश में जहां हेल्थ इंश्योरेंस बहुत कम लोगों के पास है, मतलब दहाई में भी नहीं, और रकम भी बहुत छोटी होती है। मतलब देश में औसतन हेल्थ इंश्योरेंस महज 1 लाख से भी कम है। अब आगे जैसे जैसे कोरोना केस बढ़ेंगे, सरकारी अस्पतालों के बेड्स फुल हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त सरकारी अस्पतालों के सिर्फ 10% बेड्स खाली हैं। तो लोगों के पास विकल्प के तौर पर प्राइवेट अस्पताल ही तो होंगे, और प्राइवेट अस्पताल औसतन कोरोना मरीजों को 4 से 5 लाख का बिल थमा देते हैं। सवाल उठता है कि अगर एक सामान्य इंसान को अस्पताल लाखों का बिल भरने को कहेगा तो यह कैसे संभव हो पाएगा? एक बीमार और उसके परिवार को हर वक्त यही चिंता सताती रहेगी कि वो इलाज करवाए या अस्पताल का बिल भरे। खैर, ये बहुत बड़ी फिक्र है। सरकार को भी सोचना होगा और प्राइवेट अस्पतालों को भी, कभी तो मुनाफा छोड़ दें। और अब हमारा खास सेगमेंट दिनेश गौतम के साथ, जो है सो है। जनाब, इन दिनों बड़ी चर्चा में हैं क्योंकि वायरसों का भंडार है। कोरोना, इबोला, हैंड्रा, नीपा, सब इन साहब की हम लोगों पर मेहरबानी। निशाचर हैं, दिन में किसी अंधेरी जगह में उल्टे लटक के सोते हैं। उल्टे शायद इसलिए कि इंसान की इस दुनिया को शीर्षासन करके ही तो सीधा देखा जा सकता है। फाइटर जेट की तरह साए से गुजर जाते हैं लेकिन कभी टकराते नहीं। वैसे अगर आप तुलना करेंगे तो पाएंगे कि इंसानों से कमाल मिलते जुलते हैं। अकेले स्तनधारी हैं जो उड़ते हैं, इंसान भी उड़ जाता है मशीनी पंखों के सहारे। कुछ इंसानों की तरह ही इनका घर के आसपास नजर आ जाना भी अशुभ संकेत माना जाता है। इंसानों की तरह शाकाहारी, जीव आहारी और खून पिपासु होते हैं। बिल्कुल उसी अंदाज में खून कौशल से पीते हैं। पहले तेज दांतों से चूसे जाने की जगह की हजामत होती है, फिर लार में मौजूद लोकल एनेस्थीसिया शिकार को पता भी नहीं चलने देता और खून स्ट्रॉ जैसी जीभ से सुड़क लिया जाता है। शिकार अपने अंजाम से गाफिल तरंग में होता है और ये अल्ट्रासोनिक तरंगों से उसका पता लगाकर उसका खेल कर देते हैं। वैसे इनको क्यों बदनाम करें? ये बेचारे तो अगर परागण में मदद न करते तो शायद आम, अमरूद, केले जैसे फल हम चख ही ना पाते। कीट खाकर ये कुदरत का बैलेंस और किसानों की फसल को खतरे से बचाते हैं, और हम लॉकडाउन से छूटते ही फिर हवा पानी कुदरत के दुश्मन हो जाएंगे और खुद को सर्वश्रेष्ठ बताते घूमेंगे। माफ करना बैट जी, आई बेट हम ज्यादा बड़े वाले हैं, बाकी जो है सो है। बट आई बेट कि आने वाले समय में बैटमैन को लोग हीरो समझेंगे कि नहीं? न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।